नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज एक बड़ा घटनाक्रम हुआ पिछले 2-3 दिनों में। गुजरात की लीडरशिप चेंज हो गई। गुजरात में विजय रूपाणी साहब मुख्यमंत्री थे, अब वहाँ पे भूपेंद्र पटेल साहब मुख्यमंत्री होंगे और ये बहुत ताबड़तोड़ हुआ। थोड़ा पीछे चले जब नरेंद्र मोदी साहब गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे, उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान में 2014 के इलेक्शन जीता, प्राइम मिनिस्टर बने और जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर की गद्दी आनंदीबेन पटेल को सौंपी। ये मैं बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि अभी ये समझना आसान हो जाएगा कि ये भूपेंद्र पटेल जी एकदम से कहाँ से आ गए। आनंदीबेन पटेल चीफ मिनिस्टर बनी, अच्छे से चला रही थी, सीनियर लीडर थी, पाटीदार थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि 2017 में वहाँ इलेक्शन होने थे, 2016 में इनको इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देने का 2-3 कारण थे। जैसे कहे जाते हैं भाई ये कहीं कोई लिखित कारण तो होते नहीं है, ऐसा माना जाता है क्या क्या। उसमें से एक ये था कि 2016 के लोकल बॉडी इलेक्शंस में बीजेपी की खराब परफॉर्मेंस। एक कारण तो ये दिया गया कि एज अ चीफ मिनिस्टर उन्होंने उसकी जिम्मेदारी लेनी थी, तो एक तो वो कारण था। दूसरा एक बड़ा कारण ये था कि वहाँ एक पाटीदार आंदोलन चल रहा था जो अपने आरक्षण की बात कर रहे थे और उस आंदोलन को उस समय अगर आपको याद हो तो हार्दिक पटेल लीड कर रहे थे और वो आंदोलन काफ़ी एक इन लोगों के लिए मुश्किल हो गया था भाजपा के लिए, क्योंकि वो आंदोलन खूब ठीक से चला था और उसी आंदोलन की परिणति ये थी कि हालांकि चेंज ऑफ लीडरशिप तो हुआ था, लेकिन 2017 के इलेक्शंस में बीजेपी की सीटें 182 की वहाँ की टोटल विधानसभा है, 92 एमएलए चाहिए फॉर अ क्लियर मेजॉरिटी। बीजेपी के 99 ही एमएलए आए थे और ये 99 एमएलए तब मैं बात कर रहा हूँ कि 1995 से जब से बीजेपी का वहाँ राज शुरू हुआ था तब से के लोएस्ट नंबर थे। 2012 से तो कम थे ही, लेकिन 2017 में लोएस्ट नंबर थे। और इन सब के पीछे एक कारण और उस समय आनंदीबेन पटेल को हटाने का था, जिसकी वजह से आज जोड़ा जा रहा है, वो थे अमित शाह। अमित शाह अध्यक्ष थे भाजपा के और उनकी आनंदीबेन पटेल से लोकल पॉलिटिक्स गुजरात में बनती नहीं थी। देखिए उस समय अमित शाह जब गुजरात में जब भी रहे मोदी जी की कैबिनेट में तो ये राज्य मंत्री ही रहे। आनंदीबेन पटेल बड़ी नेता थी और मतलब पाटीदारों बिरादरी उनके पीछे खड़ी थी और जब ये पाटीदार आंदोलन था और जिसकी वजह से ऐसा कहा गया कि बीजेपी को थोड़ी दिक्कत हुई, उसमें कुछ लोगों का ऐसा कहना भी है कि इस आनंदीबेन पटेल के मुख्यमंत्री का जब वो चल रहा था टेन्योर, तो इस आंदोलन को हवा देने में थोड़ा अमित शाह ने भी काम किया था कि ये थोड़ा वो हो जाए जिससे इनको डिस्प्लेस करना आसान हो जाए। खैर इन्होंने इस्तीफा दे दिया। वैसे कारण ये बताया गया कि भाई ये 75 साल की एज होने वाली इसलिए कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और फिर अमित शाह के जो सबसे खास थे विजय रूपाणी, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। हालांकि आनंदीबेन पटेल उस समय बार बार चाहती थी कि नितिन पटेल जो उनके एक विश्वसनीय सहयोगी थे कि उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर से ही संतोष करना पड़ा और चीफ मिनिस्टर बन गए रूपाणी साहब। अब रूपाणी साहब के अपना चला रहे थे, उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट इलेक्शन 2017 का लड़ा और फिर से वो चीफ मिनिस्टर हो गए। एकदम से अभी इलेक्शन 1 साल दूर है, 1 साल मतलब दिसंबर 2022 में इलेक्शन होना है, लेकिन 1 साल से पहले ही चेंज ऑफ लीडरशिप हो गई। और उसका एक बड़ा कारण ये फिर से कहा जा रहा है कि इस समय पाटीदार संतुष्ट नहीं हैं और जो बीजेपी की वहाँ एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि भाई हम जात पात में विश्वास नहीं रखते हैं, हम पाटीदार, वो सब ध्वस्त हो गई और उनको फिर पाटीदार को ही वहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ा। अब ये जो चीफ मिनिस्टर बने भूपेंद्र पटेल साहब, ये आनंदीबेन पटेल के बहुत ही क्लोज हैं और आप मतलब क्लोजनेस ये समझ सकते हैं कि जो कटलौडिया जो वहाँ की एमएलए कंस्टिट्यूंसी है अहमदाबाद की, जहाँ से आनंदीबेन पटेल जीत के आती थी, उसी कंस्टिट्यूंसी को अब रिप्रेजेंट करते हैं भूपेंद्र पटेल साहब। तो आप क्लोजनेस समझ सकते हैं। और भूपेंद्र पटेल साहब के ऊपर ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट टाइम एमएलए हैं और इनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विजय रूपाणी साहब भी फर्स्ट टाइम एमएलए थे जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे और नरेंद्र मोदी साहब भी
जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे तो उस समय तो शायद एमएलए भी नहीं थे, उसके बाद ही वो एमएलए भी हुए थे, और उससे पहले वो एमपी भी नहीं थे, तो उनको ये भी कुछ नहीं था। अब एक चीज़ और इनके बारे में, भूपेंद्र पटेल साहब के बारे में आपको याद दिला दूं कि ये नरेंद्र मोदी साहब की खुद पिक हैं, मतलब उनकी चॉइस है। एक छोटा इंसिडेंट बता के फिर बाकी चीज़ें बताऊंगा। आपको याद है कि एक बार मोदी साहब पतंग उड़ा रहे थे सलमान खान के साथ, याद होगा, सलमान खान के साथ 2-4 साल पहले। तो वो जो छत थी जहाँ पे वो सलमान खान साहब के साथ पतंग उड़ा रहे थे मोदी साहब, वो भूपेंद्र पटेल के घर की छत थी, वहीं से वो पतंग उड़ाई गई थी। हालांकि उस पतंग उड़ाने का जो जिसको वजीफ़ा कहते हैं या जिसको पुरस्कार कहते हैं, वो 4-5 साल लगे उसको मिलने में, लेकिन अब वो चीफ मिनिस्टर हो गए हैं। जैसा मैंने बताया था कि आनंदीबेन पटेल के वो खास हैं ही। अब इससे क्या बीजेपी इससे क्या करना चाह रही है, क्यों ये कर रही है? एक तो ये है कि जो पाटीदारों का जो गुस्सा है इस समय, उसको कम करना चाह रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो एक जनरल ऐसा माना जा रहा है कि एक एंटी इनकम्बेंसी भी है, क्योंकि पाटीदारों का गुस्सा अपनी जगह, फिर कोरोना का मिसमैनेजमेंट, महंगाई, बेरोजगारी इत्यादि इत्यादि, इसको मिलके एक जनरल पब्लिक में थोड़ा गुस्सा आ गया है, उसको भी कंटेन करने की, कि भाई जब रूपानी साहब रहेंगे ही नहीं तो ये बताया जाएगा कि मतलब उस गुस्से को हैंडल करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। और आनंदीबेन पटेल और अमित शाह के जो रिश्ते हैं, जैसा कहा जाता है, देखिए इनका कोई लिखित प्रमाण तो होता नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों के बहुत लोकल पॉलिटिक्स, गुजरात की पॉलिटिक्स में बहुत दो ध्रुव हैं, और यहाँ तक एक दूसरे के विरोधी हैं कि जिस मंच पे अगर आनंदीबेन पटेल होंगी उस पर अमित शाह नहीं बैठते हैं, और अगर अमित शाह किसी मंच बैठे हैं उस पर आनंदीबेन पटेल नहीं बैठते। इस तरह की बात भी गुजरात के लोग कहते हैं। अब आज की तारीख में क्या है कि आनंदीबेन पटेल को थोड़ा गुड ह्यूमर में भी रखना है। कारण मैं बताता हूँ क्यों। 2022 में पहले इलेक्शन होना है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन आज की तारीख में बीजेपी नेतृत्व को पता है कि थोड़ा 19-20 का हो सकता है, क्योंकि दिक्कत है, जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं हो पा रहा है भाजपा के लिए। तो अगर कहीं 19-20 होता है और ऐसी स्थिति आती है जहां पे राज्यपाल का डिस्क्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आनंदीबेन पटेल का इनके साथ फ्लो करना जरूरी होगा। और अमित शाह जैसा इफ ही इज कॉलिंग दी शॉट्स, तो वो शायद उनके साथ फ्लो न करें, क्योंकि एक दो चीज़ें और समझ लीजिए यूपी की पॉलिटिक्स की। योगी जी ने जो अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनको बहुत ठीक से उनसे उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं और प्रगाढ़ हैं, और उसी तरह से उनके रिश्ते आनंदीबेन पटेल से भी बहुत प्रगाढ़ हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आनंदीबेन पटेल पोस्ट इलेक्शन 2022 में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, अगर कहीं हंग असेंबली या कुछ इस तरह की बात आती है। दूसरा एक मुझे ऐसा लगता है कि जो एक बड़ी वजह इस समय है कि गुजरात पॉलिटिक्स में जो वहाँ के CR पाटिल साहब शायद नाम है, जो वहाँ के अध्यक्ष हैं भाजपा के, जिनके बारे में मैंने बताया था, वो एक अलग से एपिसोड है। CR पाटिल साहब की भी विजय रूपानी साहब से बहुत नहीं बनती थी। आपको याद है ना वो एक स्टेटमेंट, जब विजय रूपानी साहब से किसी ने वो कोरोना के समय कोई इंजेक्शन या कोई दवा का मांगा, तो उनका था नहीं, जाके अध्यक्ष से लीजिए, CR पाटिल वो बांट रहे हैं, जिसमें काफ़ी एम्बेरसमेंट हुआ था कि भाई वो कौन होते हैं, याद है ना आपको। तो वो मैं सिर्फ इसलिए याद दिला दे रहा हूँ कि ये सब खींचतान वहाँ पे चल रही है। तो CR पाटिल जो वहाँ के अध्यक्ष हैं वो भी नहीं थे। और एक चीज़ और जान लीजिए, गुजरात स्टेट की जब बात आती है तो नरेंद्र मोदी साहब उस पर खुद डायरेक्ट पैनी नज़र रखते हैं। CR पाटिल साहब जो अध्यक्ष हैं, खास नरेंद्र मोदी साहब के आदमी। प्रफुल्ल पटेल साहब, अगर आपको याद हो, दादर नगर हवेली और कहाँ कहाँ, लक्षद्वीप, कहाँ कहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर 2-3 जगह के बना दिए गए हैं, और जो वो मतलब लक्षद्वीप को तहस नहस करने में जुटे हुए हैं, वो भी बिल्कुल मोदी साहब के खास आदमी। और अब भूपेंद्र पटेल साहब भी मोदी साहब की ही चॉइस हैं और डायरेक्टली उनके खास आदमी बोले जाएंगे। एक चीज़ ज़रूरी है कि ये समझना ज़रूरी है कि जो अमित शाह जी हैं, अमित शाह जी का ऐसा लगता है, एक जनरल वो है, आप बंगाल इलेक्शन के बाद
दो चीज़ें हुई। एक तो उनका थोड़ा जो महत्व है या जो जाइंट किलर है या तोड़ दो फोड़ दो, ये सब जो उनकी नीति है उसमें थोड़ा सा आपने देखा है ना कि थोड़ा फर्क आया है। एक तो ये देखने वाली चीज़ है। तो अगर उनका कद छोटा हुआ है, जिसका प्रूफ यूपी इलेक्शन में मिल जाएगा, क्योंकि यूपी इलेक्शन में अमित शाह साहब की कितनी चलती है साफ साफ दिखा देगा। दूसरा एक चीज़ और जरा ये है, जो दो पार्टियों की मैं बात कर लूँ, क्योंकि एक तरफ जनरल हल्ला ये है कि भाई बीजेपी बहुत ही अनुशासित, बहुत ही डिसिप्लिन, सब चीज़ें बिल्कुल चलती हैं, और दूसरी तरफ पेपर में रोज आप निकल रहा है ना कि देखिए वहाँ जो जहाँ जहाँ सरकार है कांग्रेस की, कितनी बुरी हालत है, कितनी खींचतान है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की रोज बात निकल रही है, सिद्धू और उनसे जो उनका चल रहा है, फिर सचिन पायलट और अशोक गहलोत साहब का जो चल रहा है, मतलब जहाँ जहाँ है वहाँ भूपेश बघेल और सिंहदेव साहब का चल रहा है, ये सब जगह चल रहा है। लेकिन बीजेपी में क्या हो रहा है? पिछले 2-3 महीनों में हम लोगों ने देखा कि बीजेपी ने अपने 3 मुख्यमंत्री बदले हैं, और उन सब जगह जहां इलेक्शन हाल फिलहाल ड्यू है। बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बदला गुजरात में, बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बदला कर्नाटका में, और बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बदला उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश में भी चेंज करने की कोशिश की, लेकिन चेंज नहीं हो पाया। और एक चीज़ और, जो बीजेपी बार बार कह रहे हैं ना कि सबका साथ सबका विकास और जात में विश्वास नहीं रखते हैं, क्यों भूपेंद्र पटेल को बनाना पड़ा? क्योंकि वो पाटीदार हैं। आपने कर्नाटका में बम्बई साहब को क्यों बनाया जब येदियुरप्पा साहब चले गए? क्योंकि वो उस कम्युनिटी से आते हैं। तो ये जात की बात तो मुझे लगता है कि कथनी करनी में बहुत अंतर है इन चीज़ों में। चलते चलते मैं गुजरात इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ की एक बात मुझे कहना आवश्यक है आपसे कि इन सारे उसमें जो गुजरात की मेन विपक्ष पार्टी है, जितने मतलब स्ट्रांग थी, पिछला इलेक्शन करीब बहुत क्लोज जाके हारी थी कांग्रेस इन सब में सो रही है, और सो ही नहीं रही, लगता है कुंभकर्ण की नींद सो रही है। गुजरात में कांग्रेस इतना बड़ा सब घटनाक्रम हो रहा है, आपने कांग्रेस की तरफ से कुछ देखा? कुछ हो रहा है गुजरात में। मार्च के महीने में उनके अमित चावड़ा साहब जो उनके प्रेसिडेंट थे, और उनके एक लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर जो थे परेश धनानी साहब, इन लोगों ने इस्तीफा दिया क्योंकि वहाँ के लोकल बॉडी इलेक्शंस में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब था। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। आज तक वहाँ रेगुलर प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं किया है कांग्रेस ने। वहाँ पे 1 साल पहले शायद हार्दिक पटेल को इन्होंने वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया था। अब हार्दिक पटेल ये कहते हैं कि मेरे पास कोई पावर ही नहीं, मैं वर्किंग प्रेसिडेंट बन के क्या करूँ, ना मैं किसी को अपॉइंट कर सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ। तो और मार्च से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस की वर्किंग जो समिति है वहाँ पे गुजरात की, वो भी भंग कर दी गई है, लेकिन अभी तक वहाँ कोई नहीं मिला है। नो वन हैज़ टाइम। मालूम नहीं किन चीज़ों में ज़्यादा बिजी हैं, लेकिन वहाँ किसी नेतृत्व के पास टाइम नहीं है कि गुजरात को सेटल करें। और तो और गुजरात के जो प्रभारी थे जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के, राजीव सातव साहब जो एमपी थे, उनका कोरोना से में देहांत हो गया था शायद मई महीने में। उसके बाद कोई जनरल सेक्रेटरी भी अभी असाइन नहीं हुआ वहाँ। कहना सिर्फ यह है कि अगर गुजरात में बीजेपी अच्छा परफॉर्म करती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बजाय बीजेपी, जिसको कहते हैं ना अपने पुण्य से ज़्यादा, चूँकि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है और वो अपना चैन से बैठी हुई है, इसलिए शायद वो उसका परफॉर्मेंस कुछ बेहतर हो। नहीं तो जितनी आपस की लड़ाई है, जितना पाटीदारों का गुस्सा है, जितना कोरोना का मिसमैनेजमेंट है, जितनी महंगाई है, जितनी बेरोजगारी है, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिस पे बीजेपी के लिए अगला इलेक्शन थोड़ा मुश्किल हो सकता है। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।